नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज हम बात करेंगे श्री बलदेव राज शर्मा जी से, जो कटरा के रियासी डिस्ट्रिक्ट के एक्स एमएलए रह चुके हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर भी हैं। कल थोड़ी खलबली मच गई जब उन्होंने एक बयान दिया टोल प्लाज़ा को लेके, और उस बयान को लेके आज रियासी में कुछ लोगों ने, युवाओं ने रोष व्यक्त किया, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। इसी पे उनसे चर्चा करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उस बयान को लेके उनका मकसद क्या था, मतलब क्या था। बलदेव जी, स्वागत है आपका। बलदेव जी, कल जो ये बयान आपने दिया है, आप इसको किस लहजे में क्लैरिफाई करेंगे, या आप उस बयान पे आज भी अड़े थे? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ टोल प्लाजा के रिगार्डिंग ये बयान दिया था कि अगर मुझे रोड बढ़िया चाहिए, अगर मुझे गाड़ी की मेंटेनेंस बढ़िया चाहिए, अगर मुझे फ्यूल में कमी चाहिए, और अगर मुझे टाइम से कहीं पे पहुंचना है तो मुझे रोड बढ़िया चाहिए। अगर रोड बढ़िया चाहिए तो फिर उस पर टोल लगेगा। मेरा ये कहना था कि टोल प्लाजा पे टोल लगेगा तो आगे डेवलपमेंट होगी। और उसके आगे भी मैंने एक बात और कही थी, आज हाईवे पे यहाँ पे हम टोल देते हैं तो कहीं खुदा नहीं खास्ता कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है जी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि 2 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी उसी वक्त आती है, ताकि कि जो एक्सीडेंट हो गया किसी को इन टाइमली वो हॉस्पिटल तक ले जाते हैं और उसकी सारी सर्विसेज करते हैं। जब हमें सर्विसेज चाहिए तो फिर हमें उसके लिए भी टोल पे ही करना पड़ेगा। रही बात जो टोल होने की आप कह रहे हैं, उसमें एक कन्फ्यूजन हुआ है। टोल जो टोल प्लाजा का बन का लगता है तो वो कटरा वालों के लिए पासेस बनते हैं जिसमें एक मिनिमम पैसे लगते हैं, रियासी वालों के लिए एक बहुत बड़ी सी फीस लगती है, पौनी वालों के लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, शायद मेरे ख्याल आने जाने के 280 रुपये हैं, और पौनी वालों के लिए, रास वालों के लिए। इस मसले को आगे ही मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, जो हमारे सेंटर में मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, जो हमारे मंत्री भी हैं पीएमओ में, और उन्हीं के साथ बात करके हमने इस जो बेइंसाफी रियासी वालों के साथ हो रही है, जो पौनी वालों के साथ हो रही है, जो अरनास वालों के साथ हो रही है, हमें इसको शुद्धिकरण के लिए बोला है। और बोलने के बाद एक कंसेंसस पे मैंने मोटे तौर पे उनको जो प्ली किया है वो इस बात के लिए प्ली किया है कि टोल तो उस बात का लगता है कि जो रोड आप इस्तेमाल करें। बड़ी सीधी सी बात है कि कटरा वाले लोग दुबेल तक टोल जो नेशनल हाईवे है वो इस्तेमाल करते हैं, मगर रियासी वाले भी जो है वो भी दुमेल तक ही करते हैं, जो पौनी वाले हैं वो भी दुमेल तक करते हैं। जो आगे वाली रोड है वो स्टेट की रोड्स है, स्टेट की रोड्स पे कहीं टोल नहीं लगता। इसलिए जो मैंने उनसे प्लेज किया था, जो मैंने उन्हें कन्विंस किया था, वो उस बात पे माने हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रोसेस के अंदर इसके नॉर्म्स जो है वो सेट करने के लिए डॉक्टर साहब पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दानी देना चाहता हूं रियासी वालों को, युवा को, सबको, कि ये यूनिफॉर्मली हो जाएगा। जैसे कटरा वालों के लिए टोल लगता है वैसे रियासी वालों का भी टोल कम लगेगा आने वाले वक्त में। इसकी दुरुस्ती कराने के लिए कोई कसर हम नहीं छोड़ेंगे। सर, ये तो बात रही कटरा वालों का कम लगता है या बाकियों का ज़्यादा लगता है। एज एन एक्स एमएलए रियासी डिस्ट्रिक्ट के, क्या आपने कभी आवाज़ उठाई है इस चीज़ को लेके कि बन टोल प्लाज़ा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा टोल लेता है कम्यूटर से? क्या आपने ये अथॉरिटीज़ को कभी कन्वे किया है? क्योंकि मेरे ख्याल से 75 या 80 रुपये से ये शुरू हुए थे और आज 140 रुपये तक पहुँच गया है। टैक्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो रोड्स बनती हैं, हाईवेज बनते हैं, 4 लेन्स और 6 लेन्स, और सर्विसेज मिलती हैं। जैसे आपने बताया कि कुछ हादसा हो जाता है वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हर साल, हर 6 महीने बाद जब नया टेंडर होता है तो इसके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं? प्राइस बढ़ने के जो पैरामीटर्स होते हैं वो थ्रू आउट कंट्री एक जैसे होते हैं, जो मेरा मानना है, जो मैं जानकारी रखता हूँ। टोल प्लाजा के कोई ठेकेदार नहीं है कि वो वहाँ पे लगाएगा। ये थ्रू आउट कंट्री के पैरामीटर्स के हिसाब से कि आपने कहाँ से लेके पिछला टोल कहाँ था, कहाँ तक की आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके किलोमीटर के हिसाब से वो जो है वो उस पर एक जो टोल लगता है। और फिर रही बात कि उस टोल पे ट्रैफिक कितनी है और कितना रेवेन्यू वसूल होता है, उसका जो पैरा पीपी मोड पे जो बनते हैं कि उसकी रिकवरी विद इन कितने ईयर्स पे है। ये जो टोल बनते हैं ये हमारे पैसे से बनते हैं, ये गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बनते, ये प्राइवेट पार्टनरशिप में ही ये बनते हैं। और वर्ल्ड बैंक इसमें फाइनेंस करता है, और वर्ल्ड बैंक का जब फाइनेंस करता है तो एक रोटेशन उसमें बनती है कि कितने साल में ये रीपे हो जाएगा, कितना टोल मिलेगा और आगे की डेवलपमेंट कैसे होगी। तो आपका कहना है कि जो ये प्राइस बढ़ते रहते हैं ये ठीक है? ये पैरामीटर के हिसाब से बनते हैं कि ठेकेदार इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं रहता, वो थ्रू आउट एक सेट पैरामीटर है उसके मुताबिक से बनते हैं। मैं टोल की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि जब हमारा टोल नहीं था, ये रोड नहीं थी, तो जम्मू से कई बार हमें 10-10 घंटे 8-8 घंटे यहाँ आने में लगते थे और 4-4 घंटे 6-6 घंटे वहाँ
खड़े होना पड़ता था। फिर मैं एक आपको बात बताऊं, यहाँ से अगर आप देखें, अब रोड बन रही है नासी से आगे, खुद के आगे, दूसरा ये सारी रोडों की जो डेवलपमेंट हो रही है, तो हमारा टाइम कितना बचेगा। आज जमाना कहाँ पे जा रहा है। आज देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयास से आप देखें कि कटरा एक सर्किट जो बनने वाला है, वो एक सर्किट जो यहाँ से एक 6 हाईवे का बनने वाला है। वो 6 हाईवे जो बनने वाला है वो कटरा से अमृतसर और अमृतसर दिल्ली, जो हम 14 घंटे में आप जाते थे, कल आप 8 घंटे में वहाँ पे जाएंगे। और 8 घंटे में आप जाएंगे, आपकी मतलब कि कितना टाइम बचता है, कितना ये। और खास तौर पे जब रोड्स बढ़िया होंगी तो आपके एक्सीडेंटल रेशो जो है वो कम होगी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। बलदेव जी, अगला सवाल मेरा रहेगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को लेकर। हर साल या जब भी इलेक्शंस आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत के इलेक्शंस को एक त्यौहार की तरह मनाया गया। अगर मैं खासकर जम्मू और कश्मीर की बात करूँ, इलेक्शंस हुए, लोग इसलिए खुश थे, इसलिए नाचे गाए कि ब्यूरोक्रेसी हट जाएगी और एक गांव की जो डेवलपमेंट है वो गांव का ही सरपंच या ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन करेगा। वो सीधे उसके पास जा पाएंगे, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन हुआ क्या, आज 1 साल होने को आया है, हालत ये हो गई है कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरमैन जो हैं, खासकर रियासी और उधमपुर के, वो सड़कों पे उतर आए हैं। उसमें कुछ बीजेपी के भी हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, लेकिन कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं। मीडिया से वो रोज़ अपनी बात कह रहे हैं और मीडिया आगे पहुंचा भी रही है। लेकिन आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप एक सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, कि बीडीसी को अगर हमें हक देना ही नहीं था तो लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और इतना पैसा टैक्स पेयर का क्यों खर्च किया गया? सबसे पहले तो मैं सेंटर सरकार को, जो मोदी सरकार को, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब से हमारी स्टेट की एग्जिस्टेंस आई है तब से ये एक पहली बार बतरवा हुआ है कि ये 3 टायर जो पोजीशन है, जो रूट लेवल पे, नीचे ग्रास रूट पे हमें लोगों को ताकत मिलने का काम किया, वो उन्होंने शुरू किया है। ये एक 3 फेसेस में पावर्स चलती है। सबसे नीचे वाला फेज ये है कि हमारी पंचायत बने, हमारा पंच बने, हमारा सरपंच बने। दूसरा फेज ये है कि हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बने, वो दूसरा टायर है। तीसरा टायर उसके ऊपर है कि जिला परिषद बने। ये सारे का सारा तब पूरा जाके कंप्लीट होगा जब हमारी जिला परिषद बनेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस जिला परिषद बनने में रुकावट की वजह क्या बनी। एक तो ये हो गया कि ये हालात थोड़े से यहाँ के वो ठीक नहीं रहे, उसके बाद ये कोविड का हो गया। और रही आपकी जो बात के, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि इनको जिस हिसाब से इनको पावर्स मिलनी थी वो इनको मिल नहीं पाई है। कुछ कोशिश की है, स्टेट में इनको पैसे आना भी शुरू हुए हैं, कुछ इनके आ भी रहे हैं। इनका एक, अब परसों की बात है, मेरे सामने कल एक फ़ोन आया था, इनके ऑफिस की बात है, कुछ ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन के ऑफिस बने हैं, कुछ के नहीं बने हैं, इनके स्टाफ नहीं है, इनके दफ्तर के लिए कोई कमरा नहीं है। वो सारी चीज़ें के लिए मैं मुतफिक हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस किस्म से वहाँ पे ये बात हो रही है पंचायत राज की, और जो मोदी सरकार चाहती है, जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह चाहते हैं, वक्त आने पे और थोड़े ही समय में जी जिला परिषद भी जहाँ पे बनेगी, और जिला परिषद के साथ ही ये जो पावरें हैं 73 के तहत हो, चाहे 74 के साथ हो, चाहे उसमें म्यूनसिपल कमेटी कटरा की बात हो, चाहे ये इसकी बात हो, वीडीसी की बात हो, ये इनको पावरें मिलेंगी। और पावरें मिलने के बाद ही हम लोगों को इंसाफ मिल पाएगा, जो रूट लेवल बेसिस पे हमको नीचे मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, तीसरा सवाल मेरा रहेगा, जो आजकल एक यूजुअल सवाल चल रहा है, खासकर बीजेपी लीडर से बारीदारों का। आपने भी जब एमएलए की इलेक्शन लड़ी, वोट्स आपने भी बारीदारों से ली, और ख़ासकर मैं 2014 की बात करूं तो मोदी जी ने एक रैली में बिल्कुल ओपन तरीके से कहा था कि मैं बारीदारों का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूँगा। उस बात को आज 6 साल होने को आए हैं, आपने भी कुछ वायदे किए। मैं बात आपके अध्यक्ष जी की करूँ, रविंद्र रैना जी की, वो भी बारीदारों के बारे में बढ़ चढ़ के बोलते रहे हैं। ये जो तारीख पे तारीख बारीदारों को मिल रही है, ये कब ख़त्म होगी? बारीदारों का इशू कब सॉल्व होगा और किस तरह से सॉल्व होगा? मैं बिल्कुल आपकी बात से मुतफिक हूँ कि बारीदारों का उनका हक उनको मिलना चाहिए था जी। और जो हक मिलना चाहिए था बाकी कुछ स्टेटों ने जैसे हिमाचल में मिला है उस तरीके से इनको मिलना चाहिए था जी। मगर अनफॉर्चुनेट रहा कि इनको हक नहीं मिला। उसके कई वजूहत हैं। वो पहले तो वजूहत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं,
हमारी कभी आज तक यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी और हमारी इतनी कभी ताकत नहीं रहती थी कि हम इनको इनका हक दिलवा सकें। मगर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे उधमपुर आए तो उन्होंने वहाँ से स्टेज से कहा कि आप अपना एमएलए यहाँ पे बना दीजिए, जहाँ पे गवर्नमेंट होगी तो हम आपको बात को एड्रेस करेंगे। वो एड्रेस हम कर नहीं पाए जी। और नहीं अगर कर पाए तो मैं उस बात के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ, क्योंकि हमें उस वक्त इस बात को हल करना चाहिए था। हल इसलिए करना चाहिए था कि मेरा प्राइम मिनिस्टर, मेरा वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट में जो पीएमओ में वहाँ मंत्री है पीएमओ में, तो अगर उन्होंने किसी बात को वायदा किया है, उन्होंने आके तो खुद करना नहीं था, हमें कुछ करना पड़ना था। नीचे जो हमने कुछ करना पड़ा और एक हमें मौका उसमें मिला है। मौका यह मिला कि रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को वहाँ का विधायक मिला, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को मेंबर पार्लियामेंट मिला, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को वहाँ का मेंबर पार्लियामेंट के साथ साथ पीएमओ में मंत्री मिला, रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को सेंट्रल सरकार मिली और रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी को फिर 25 एमएलए जम्मू सूबे से मिले। बिल्कुल। और उसी के साथ हम गवर्नमेंट में भी आए। जब हम गवर्नमेंट में आए तो फिर क्या कारण रहे होंगे मैं इसके डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर जो मेरी सूझबूझ और जो मेरी समझ कहती है, उस वक्त यहाँ के स्थानीय विधायक ने वो लेजिस्लेशन में बिल पारीदारों के लिए लाना चाहिए था। और मैं दावे से कहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर का एक वायदा किया हुआ था और हमारी सरकार थी, वो बिल वहाँ पे ज़रूर पास होता और वहाँ पे एक उनको हक मिलता। इस बात के लिए मुझे पूरा खेद है कि वो बिल वहाँ पे नहीं आया गया। सर, बीजेपी ने जो इलेक्शन लड़े 2014 की मैं बात करूं खासकर, वो हिंदुज़म के नाम पे लड़ी। और जब बारीदारों की बात आती है तो इस कॉन्सेप्ट को बीजेपी, मैं पूरी लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को, हिंदुज़म के कॉन्सेप्ट को वो निगलेक्ट कर देते हैं। बारीदारों की पीड़ा आपने देखी है, बचपन से देखी है, फिर आप एमएलए भी बने और हम लोग भी देख रहे हैं। और एक टाइम था कि वो सड़कों पे भी उतरते थे। अब तो उनका दिल, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब वादा करके भूल जाए तो सड़क पे उतरना भी एक मुश्किल सी बात हो जाती है, क्योंकि अपने ही देश में धोखा खाए हुए लोग क्या कर सकते हैं। तो बीइंग ए विनर ऑफ इलेक्शन हिंदुज़म के नाम पे और फिर बारीदारों को उनका हक ना देना, जबकि आपने खुद कहा कि फुल मेजॉरिटी में है पिछले 6 साल से, तो आप पार्टी लीडरशिप को गलत ठहराएंगे या बारीदारों की लीडरशिप को गलत ठहराएंगे? इसमें गलत कौन तो सही कौन, उनको इंसाफ नहीं मिला, ये तो बिल्कुल साफ बात है जी। और रही बात जहाँ पे चूक हो गई है, मैंने आपको डिटेल आप में बता दिया है। मैं यहाँ से विधायक था 8 से लेके 14 तक जी। मगर हम मात्र 11 लोग थे। हमारा वहाँ पे कुछ बनने का सवाल नहीं था, ना हमारी सेंट्रल सरकार थी। मगर चूक जहाँ पे हुई है तब जरूर हुई है कि 2014 में हमारी सरकार यहाँ पे स्टेट पे थी, हम कोलिशन में थे, हमारा यहाँ से विधायक था। और उससे भी अगर मैं आगे बात कहूँ तो मेरे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे आके कहा था कि हम आपकी बात को एड्रेस कर लेंगे। बिल्कुल। तो वो एड्रेस नहीं कर रही है, वो एक चूक आप समझे वो हमारी तरफ से हुई है। बलदेव जी, बात करें कटरा म्यूनिसिपैलिटी की। जब ये इलेक्शंस हुए थे तो कटरा म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर जितना भी एरिया आता है, निवासी और होटलियर्स और दुकान वाले सब बड़े खुश थे कि अब कमेटी बनी है, इलेक्टेड लोग आए हैं, काउंसलर्स आए हैं, चेयरमैन आए हैं, तो उनका एक डेवलपमेंट होगा और बड़े अच्छे तरीके से इस सिटी को आइकॉनिक सिटी बनाया जाएगा। और इस बात को आज 1.5-2 साल होने को आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट की तरफ कमेटी और पब्लिक की कोई ऐसी पार्टिसिपेशन रही है कि कटरा को आइकॉनिक सिटी बना सके? म्यूनसिपल कमेटी में तो ये कहता हूँ कि पहली बार हमारे लोग म्यूनसिपल कमेटी में पहली बार जो है यहाँ की म्यूनसिपल कमेटी बनी। रही बात जो आपने सीधा सवाल घुमा के थोड़ा सा पूछा है कि पब्लिक और म्यूनसिपल कमेटी की पार्टीशन कभी बीच में कहीं रूबरू हुए कि नहीं हुए, मुझे नहीं लगता। जब मेरे रेफरेंस में कहीं मैं आगे पीछे हुआ हूँ 1.5 साल में, मुझे नहीं लगता कि म्यूनसिपल कमेटी ने कभी भी कटरा वासियों को, कटरा वालों को बुला के कहीं ये बात की हो कि हमारे लिए करना क्या है और हमारा प्रोजेक्ट क्या है, हमारा लाइन मार्क किया कि हम कितनी देर में क्या कुछ करेंगे। ये मेरे नॉलेज में तो नहीं है, मगर हो सकता है उनके कहीं नॉलेज में हो। रही बात आपकी कि डेवलपमेंट की बात है, दूसरी बात उसके लिए एक बाज़ाब्ता तरीके से एक प्लान बनता है और प्लान बनने के बाद एक उसमें फंडिंग होती है और फंडिंग होने के बाद एक जो प्रेशर होता है स्टेट गवर्नमेंट पे वो होता है जिससे ये सारी चीज़ें बाहर निकल के आती है। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो यहाँ पे चेयरमैन है वो कॉम्पिटेंट हैं और अच्छे तरीके से शायद वो लोगों को ना भी बुलाएं, उसके अलावा भी वो शायद अकेले ये सब करने में सक्षम होंगे और वो बेहतरी से सारी चीज़ें कर रहे होंगे। सर, सक्षम होंगे कि सक्षम है?
दोनों चीज़ों में फर्क है, सक्षम होंगे कि सक्षम है? हमारी नज़र में हमारे चेयरमैन है तो वो सक्षम है, बड़ी सीधी सी बात है, और खूबी अपना वो काम पूरा निदान करते हैं। अगर कटरा म्यूनिसिपैलिटी अच्छे हाथों में है तो एसटीपी का इशू जो होटलियर्स को रोज़ तंग कर रहा है, इनफैक्ट एक होटल महामारी के बीच में, लॉकडाउन के बीच में भी कटरा में सील हुआ। एसटीपी को लेके कटरा म्यूनिसिपैलिटी ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलके कोई ऐसा प्लान तैयार क्यों नहीं किया, या अगर कोई प्लान रेडी है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं किया कि इस प्रॉब्लम को एक कॉमन तरीके से हल किया जाए और सिर्फ चुनिंदा होटलियर्स को तंग ना करके पूरे सोसाइटी की, पूरे टाउन एरिया की प्रॉब्लम हल की जाए जो सीवेज को लेके। इसमें मेरा जो बड़ा साफ सा उत्तर है वो ये है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एग्जिस्टेंस आने में उनका जो लैंडिंग पॉइंट था वो था बाणगंगा से लेके वैष्णो देवी तक जी। वो उस एक्ट में ही वो बेस कैंप उन्होंने इंक्लूड नहीं किया। Right. जब बेस कैंप इंक्लूड नहीं किया, 1 करोड़ यात्री या 80 लाख यात्री जो कटरा में आ रहे हैं वो बेस कैंप कटरा, और बेस कैंप कटरा उसको कैटर कर रहा है। अगर ये कैटर कर रहा है तो जो यहाँ के एसटीपी की बात है वो मैं कह सकता हूँ कि वो जिम्मेवारी जो थी वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी, और वो कहीं ना कहीं ना तो स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कमेटी के पास इतने तो सोर्सेज है नहीं, और फिर रही बात जैसे एनजीएटी का दबाव है ऊपर से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का यहाँ पे है, स्टेट का गवर्नमेंट का है, तो उसके लिए अगर बेस कैंप कटरा के लिए नहीं, कटरा में आने वाले जो पिलग्रिम्स है उस एंगल से देखा जाए तो वो एक शिद्दत के साथ गवर्नमेंट को भी पैसे देने चाहिए और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि कि जो एसटीपी का प्लान, और मोर ओवर मैं आपको बताना चाहता हूँ एसटीपी की बात। एसटीपी पहले जो हमें प्राइवेट्स को तो कहते हैं कि आप अपनी एसटीपी लगा दो, पहले तो गवर्नमेंट ये बताया कि गवर्नमेंट दायरों में भी एसटीपी लगी है कि नहीं है, यहाँ पे जितने बिल्डिंग्स हैं, और मैंने पिछली मीटिंग में ये बात उठाई थी वहाँ पे कि बेसिकली ये प्राइमरी जो है ड्यूटी गवर्नमेंट की बनती है कि वो एक कॉमन एसटीपी प्लान लगा के यूईडी के अंदर, और उसमें सबके सीवरेज के लेके एक जगह पे ले जाए। आज जो एसटीपी की बात हम कर रहे हैं, जो गार्बेज की बात कर रहे हैं, जो छोटा गेस्ट हाउस वाला है वो पहले उसके पास जगह कहाँ है, जो गली में मेरा पेइंग गेस्ट हाउस वाला है उसके पास है कहाँ पे। तो जब तक ये जो एक प्रावधान था सरकारी की कॉमन एसटीपी प्लान लगाया जाएगा, उस प्रावधान को लागू क्यों नहीं किया जाता है, कॉमन एसटीपी प्लान क्यों नहीं लगाया जाता? ये हमारी एक डिमांड रहनी चाहिए, और इसे मैं कहना चाहता हूँ कि रिग्रेसली तरीके से म्यूनसिपल कमेटी को उसके लिए फाइट करनी चाहे वो सरकार के साथ करें या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ करें, और उसके लिए फंडिंग म्यूनसिपल कमेटी के अपने सोर्सेज नहीं है कि यहाँ जहाँ से ले, गवर्नमेंट के ऊपर इसका दबाव बनाना चाहिए ताकि हमें जनरल एसटीपी के लिए पैसे मिले और ये इसके लिए सारे लोगों को निजात इसमें मिल सके। सर, आपने कहा कि श्राइन बोर्ड ने एरिया को, कटरा एरिया को एज ए बेस कैंप नहीं लिया, जो कि एक ड्रॉबैक है एज ए कटरियन अगर हम सोचें, क्योंकि श्राइन बोर्ड को बनाने वाले भी हम हैं, ताकतवर बनाने वाले भी हम हैं। आज जितनी जगहों पे उनकी बिल्डिंग्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो हम ही लोगों ने उनको वो ताकत दी, बारीदारों को उन्होंने वैष्णो देवी से निकाला। लेकिन पिछले कुछ आपके बयान ऐसे हैं, आपने कहा कि श्राइन बोर्ड ने स्टेडियम बनाया है, श्राइन बोर्ड ने हॉस्पिटल बनाया है, इससे आप क्या तात्पर्य रखते हैं? बड़ी सीधी बात और बड़ी स्पष्ट ये बात है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आने से मैं कहता हूँ कि पूरी इकॉनमी जो कटरा की है और ख़ासतौर पे जम्मू सूबा की है, उसमें 85% योगदान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है जी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ट्रैफिक आने से आज आप कटरा देखते हैं कि यहाँ की रोड्स देखें, यहाँ की चीज़ें देखें, यहाँ के होटल देखें, यहाँ के गेस्ट हाउस देखें, क्योंकि हमें यहाँ पे वो कस्टमर मिलता है कि जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वजह से यहाँ पे है। और उसके अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वजह के आने के बाद हमारी कितनी तरक्की हुई और हमें कितनी फैसिलिटी मिली है। कई बार तो गांव के लोग जब दूसरे हमारे टाउनों के लोग आके कटरा पे रिस्क करते हैं कि कटरा वाले कितने बढ़िया तरीके से जहाँ पे रह रहे हैं। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की एग्जिस्ट आने के बाद माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड की वजह से ही मुझे यहाँ पे कटक्याल में यूनिवर्सिटी मिली। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी मिलने के साथ साथ ही मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल वहाँ पे मिला, मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए मिला। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी आने के बाद ही मुझे नारायणा हॉस्पिटल जो 1 ऑफ द 5 हिंदुस्तान में है, मुझे उसकी फैसिलिटीज यहाँ पे मिली। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आने की वजह से ही मुझे कटरा में स्टेडियम मिला। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आने से ही मुझे स्पर्चुअल सेंटर कटरा में मिला। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वजह से ही आज मुझे गुरुकुल यहाँ पे मिला। माता वैष्णो देवी के आने के लिए मेरे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्टेडियम जो है ये इतने हाई क्लास का है।
स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्टेडियम हो तो उसको मेंटेन न कर पाए, और इस किस्म की फैसिलिटी जो हमें मिली है। और उसके भी आगे अगर मैं कहूँ आपको, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के आने से आज कटरा लॉकडाउन की वजह से आपने देखा है कि आज हम सिर्फ मात्र 15,000 लोग रह रहे हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से कम 60,000 लोग जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी वो माता वैष्णो देवी श्राइन की वजह से, और उसी की वजह से हमारे कारोबार में जो लोग लगे थे उसी की वजह से हम इस वजह पे पहुंचे हैं। और एक श्राइन बोर्ड की वजह से कहीं पे खराबी हो गई है, वो खराबी जो मैंने अपने खुद कहा है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा की गंदगी का, कटरा के एसटीपी का, कटरा की गलियों का, कटरा के बाकी डेवलपमेंट का जिम्मा भी उठाना चाहिए, क्योंकि वो यात्री जो वहां पे जा रहा है उसका बेस कैंप कटरा है, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड उसके लिए कुछ कर भी रहा है। आज आप देखें कितनी गलियों का काम लगा है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने काम वहां पे लगवाया है। आज कटरा में कचरा की जितनी गाड़ियां चल रही हैं सब माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यहाँ तो फिर सर बीजेपी की गवर्नमेंट ने म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन क्यों करवाई थी जब हमें श्राइन बोर्ड का ही सारा चाहिए था गलियां और सड़कें बनाने के लिए? म्युनिसिपल कमेटी कटरा के पास फंडिंग कहाँ से है? फंडिंग अगर कमेटी का ये है कि आपने अपने रिसोर्स पैदा कर रहे हैं तो रिसोर्सेज है। ऐसा क्यों होता है कि जिनके पास कोई फंडिंग नहीं है, जैसे म्युनिसिपैलिटी है, चाहे जैसे बीडीसी है, इन लोगों के पास कोई फंडिंग नहीं होती और इनके इलेक्शंस करा दिए जाते हैं और फिर सारा क्रेडिट हम श्राइन बोर्ड को दे रहे हैं कि श्राइन बोर्ड ऐसा कर रहा है। बात ये है कि फंडिंग का क्या है कि फंडिंग आपको म्युनिसिपैलिटी कितनी है पूरी स्टेट में, आपके फंडिंग के हिसाब से आपको कितना प्रावधान होना है, कितने होना है। और रही बात कि आपने अगर म्युनिसिपैलिटी या यहाँ पे इलेक्शन हुई तो फिर आपने रिसोर्सेज कैसे उसको बिल्डअप कर रहा है कि आप उसमें जा पाए। मेरा सीधी बात है कि हम अगर कटरा के माता वैष्णो देवी श्राइन के पिलग्रिम्स को कर रहे हैं तो उसमें पिलग्रिम्स को कैटर करने के लिए, उनकी सफाई करने के लिए, उसके लिए सड़कें ठीक करने के लिए, उनके लिए गलियां ठीक करने के लिए वो जो है श्राइन बोर्ड को जो है अपने शेयर से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अगर पैसे दे तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सर अब श्राइन बोर्ड की बात चल रही है, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा श्राइन बोर्ड ने ये बनाया है या नहीं बनाया। 100 बात की सर एक बात ये है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी बनाया कटरा वालों को उसमें घुसने नहीं दिया जाता फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं स्टेडियम जाना चाहता हूँ खेलने के लिए, एक मैच खेलना चाहता हूँ तो मुझे 4,000 रुपये देने होंगे। 2 साल पहले एक कटरा में संस्था है, उन्होंने वहाँ पे एक फाइनल करवाया था तो दे पेड 4,000 रुपीज़ फॉर अ मैच। अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर मैं बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम रखना चाहता हूँ तो मेरे ख्याल से मुझे 10,000 रुपये करीब 15,000 रुपये वहाँ देने होंगे या शायद 20,000 है। और अगर हॉस्पिटल की बात करूं तो कटरा को कोई डिस्काउंट नहीं। तो फिर श्राइन बोर्ड की ऐसी फैसिलिटीज़ आपका कहना है कि ये कटरा वालों के लिए हैं, कटरा वालों के लिए उन्होंने बनाया और कटरा वाले उधर जाके अपने पैसे देते हैं तभी घुस पाते हैं। कटरा को श्राइन बोर्ड का क्या फ़ायदा हुआ? बात ये है कि श्राइन बोर्ड की प्रॉपर्टी चलती है जी, लोगों ने दान दिया है तो फिर से प्रॉपर्टी सारी बनती है और फंडिंग और फिर वो हमसे पैसे भी लेते हैं, फंडिंग होती है जी। हो सकता है कुछ बातों को एड्रेस करने की जरूरत हो जी, मगर कुछ बातें ठीक करने की भी जरूरत हो और उसको प्रॉपर फोरम पे ले जाने की भी जरूरत हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रियासी को खास तौर पे जो वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है हमको उसमें रियायत होनी चाहिए जी। हमें कुछ ना कुछ उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। जो यहाँ पे हमारा कड़क्याल का हॉस्पिटल है उसमें हमें प्रेफरेंस होनी चाहिए और प्रेफरेंस के साथ साथ ही हमें कुछ डिस्काउंट भी होना चाहिए। और मैं आपकी बात से ये भी मुतफिक हूँ कि जो अगर ग्रोथ सेंटर में अगर हम पैसे देते हैं तो कोई चार्जेस अगर उसमें ज़्यादा कोई ले रहा है तो हमने उसको मिनिमम करवाना चाहिए। अगर ऐसे ही बात अगर स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो उसकी अगर कोई फीस ज़्यादा है या कोई मैच खेलने के पैसे ज़्यादा लग रहे हैं तो पहले हमें उस तहकीकात पूरी करनी होगी कि वो किस बात के पैसे ले रहे हैं। सर उनका साफ कहना है कि टेनिस की बॉल से मैच हुआ, उनका साफ कहना है कि मेंटेनेंस चार्जेस लेने हैं। 20 ओवर का मैच है, टेनिस की बॉल से तो घास का एक पत्ता भी नहीं उखड़ेगा, तो मेंटेनेंस चार्जेस किस? हमारी ज़मीन, कटरा वालों की ज़मीन, आप लीडर हैं, कटरा वालों की ज़मीन श्राइन बोर्ड ने ली, स्टेडियम बनाया, लेकिन कटरा वाले ही एक आम इंसान की तरह जाके नहीं गया। हाई क्लास स्टेडियम बना दिया लेकिन लो क्लास लोग नहीं जा पाएंगे। जो गरीब लोग हैं, जो बच्चा अच्छा खेलता है और ज़िंदगी में एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है वो उधर नहीं जा सकता, उसको पैसे देने होंगे। क्रिकेट कटरा की जान हुआ करती थी, स्टेडियम तो आया लेकिन ये वो हमारे लिए हाथी के दांत हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, हम वहाँ खेल नहीं सकते। क्रिकेट ख़त्म हुआ और आप भी एमएलए रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी कटरा में किसी तरह की स्पोर्ट्स फैसिलिटी को बनाने के लिए आगे कोई कदम उठाया आपने?
सपोर्ट फैसिलिटी जिस मुताबिक जी जहाँ पे स्टेडियम है, मैं कहता हूँ कि मोर देन इनफ है, मगर आपकी बात से मैं मुत्फिक हूँ कि हमें वहाँ पेड़ देने की वजह से कुछ उसमें रियायत होनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को फैसिलिट हो सके और जो खास तौर पे वहाँ पे सारे लोगों को एंजॉय कर सके। ये जो आपने मेरे ध्यान में बात लाई है, और जो मेरे हिसाब से वहाँ पे जिम जैसे बना है खेलने के लिए है, जहाँ से जिन बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं आज आपने मुझे ये सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से ये स्टेडियम बना है, कोई बच्चा मुझे आके या कोई स्पोर्ट्स वाला जो मैच करवाता है, कोई आके बताया कि किसी ने आदमी ने ये बात हमें एड्रेस करने के लिए बोला, आज तक किसी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। और आपके माध्यम से साहब के पास, आज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सीईओ साहब के पास पिछले 2 साल से काफ़ी सारी जो यूथ है कटरा का ग्रुप्स बना के मिलने जाते रहे हैं। कई बार तो उनके पास समय नहीं होता, जो भी सीईओ होगा अपने टेन्योर में, सिमरनदीप सर रहे या अभी रमेश कुमार सर हैं, पहले तो वो मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो दे वोंट लिसन, और अगर सुनते हैं तो दे वोंट एग्जीक्यूट। बात यह है कि सर खेलना रोज़ का काम है, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं, कटरा की आप हालत देख लीजिए कि जो यंगस्टर है वो खेल के मैदान ना होने के कारण नशे में पड़ रहा है। आपने पिछले 5 साल में देखा होगा कि कम से कम 10 कटरा में मौतें हो चुकी हैं नशे की वजह से, यंग बच्चों की। तो ऐसा नहीं है कि कोई जाता नहीं है, जाता है, लेकिन क्या रीज़न है कि श्राइन बोर्ड ऐसे इश्यूज़ को, जो यूथ कटरा यूथ के इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करना तो दूर, उनको सुनना भी पसंद नहीं करते। मेरे ध्यान में बिल्कुल आ गया, पहले कभी नहीं आया था। मैं कोशिश करूंगा कि जो यहाँ का यूथ है, जिन्होंने आज तक ये सारी कोशिश की है कि यहाँ पे ये सारी बातें हुई हों, इसको एड्रेस करने के लिए मैं अपने तौर पे डॉक्टर जितेंद्र जी के तौर पे, कहीं ज़रूरत पड़ी तो गवर्नर को भी रेफरेंस करना पड़ा है, और बच्चों के मसले के लिए अगर हमें गवर्नर के पास भी जाना पड़े इस बात के लिए, जो यहाँ के हेड हैं, चेयरमैन हैं, और ये जो आप बता रहे हैं, ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है समाज के लिए, ताकि हमारे बच्चे सही ट्रैक पे आ सके। मैं इनके लिए बिल्कुल एड्रेस करूँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बलदेव राज शर्मा जी, एक्स MLA रियासी डिस्ट्रिक्ट और सीनियर बीजेपी लीडर। इन्होंने कहा है, खासकर जो कटरा यूथ की आवाज़ है स्टेडियम फैसिलिटी को लेके, हॉस्पिटल में डिस्काउंट को लेके, स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में डिस्काउंट को लेके, कि जहाँ पे बच्चे जाएं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकें, अपने आप को ट्रेन कर सकें, वो श्राइन बोर्ड तक पहुँचाएंगे। और जहाँ तक टोल प्लाजा की बात है, वो ज़रूर जाएंगे और रेट्स कम करने की कोशिश करेंगे अथॉरिटी से, ऐसा इन्होंने कहा है। ऐसे और लीडर्स के साथ हम आपको मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए यंग बाइट्स।